नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत है। चलिए फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछले लेक्चर मैंने इसको कंटिन्यू किया था और इसको छोड़ दिया था, तो वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया गया था कि पहली बात तो कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म ऐसा था, तो प्रिज्म के लिए एक फार्मूला आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इसके लिए क्या कंडीशन थी? इसके लिए कंडीशन ये थी कि जो आपका डेविएशन होना चाहिए वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन का होना चाहिए। जो डेविएशन हो रहा है वो कंडीशन जो है मिनिमम डेविएशन कंडीशन होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई रे आ रही है और ऐसे मुड़ के फिर ये निकल जा रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो प्रिज्म है इसके मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इस फार्मूले से आएगा, जहाँ पे ए क्या है, ए है प्रिज्म एंगल। ये ऊपर वाला जो फेस होता है ये वाला, इस फेस से जो एंगल बनता है उसे प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये प्रिज्म का बेस होता है, ये रफ सर्फेस होता है, ये इस साइड इंसिडेंट कराएं चाहे इस साइड इंसिडेंट कराएं, ये ऐसे होता है। एक ये फार्मूला आपको बताया गया था और एक बताया गया था कि अगर हम माने कि प्रिज्म जो है आपका ये बहुत थिन है, मतलब पतले प्रिज्म के लिए हम माने थे, उसके लिए मिनिमम डेविएशन कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए क्या हुआ था, डेल्टा जो आया था, डेल इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ये फार्मूला, एक ये फार्मूला आया था। इन्हीं सब फार्मूलों पे आज थोड़ा न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। तो एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, इसमें क्या बताया गया था कि इसमें देखिए जो डेविएशन होगा यहाँ से, ये डेविएशन है आपका, ये डेविएशन डेल्टा है। फाइनल जो ये फाइनल रे है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे डेविएशन कहते हैं। ये डेविएशन जो है आपका ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे निर्भर करेगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे निर्भर करेगा, केवल निर्भर करेगा प्रिज्म एंगल पे और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे। ये और आपको बताया गया था डिस्पर्शन क्या होता है, थीटा। थीटा क्या होता है, डेल, मतलब ये जो इस प्रिज्म से जो कलर बनते हैं तो उसमें वायलेट कलर सबसे ऊपर होता है, तो डेल वी माइनस डेल आर, मतलब रेड कलर सबसे ऊपर होता है, सबसे कम उसका डेविएशन होता है, और वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। तो ये सबसे कम डेविएशन और सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डिफ्लेक्शन या थीटा कहते हैं इसे। और आपको डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताया गया था कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू था थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई क्या है, ये फॉर द येलो कलर, मतलब येलो रंग, जो लाल पीला रंग है जो वो मीन कलर उसको माना जाता है, तो उस कलर के लिए जो ये डेविएशन होगा उसको डेल्टा वाई, जैसे यहाँ वायलेट के लिए डेल्टा वी, रेड के लिए डेल्टा आर, तो वहाँ पे डेल्टा वाई। तो ये क्या हुआ था, इसको लिखा गया था, इसके लिए तो यही होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, ये आपका डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा। ठीक, ये इतना आपसे कल डिस्कस किया गया था। ठीक, अब हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग तो इसी से रिलेटेड है, तो स्कैटरिंग पहले आपको थोड़ा बेसिक समझाते हैं क्या होती है। और स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे ज्यादातर आप किसी से पूछेंगे तो कहेगा स्कैटरिंग क्या है, यहाँ से लाइट गिरी फैल गई, ये स्कैटरिंग है। लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में बहुत अंतर होता है। रिफ्लेक्शन में आप क्या कहते हैं कि कोई सरफेस है, इस पे लाइट आई और टकरा के ऐसे निकल गई, ऐसे लाइट आई निकल गई, ऐसे लाइट आई निकल गई, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। और स्कैटरिंग में क्या होता है कि कोई मीडियम हो गया जैसे, तो उस मीडियम में ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उस मीडियम में अगर आप लाइट डालेंगे तो क्या होगा
कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये मीडियम है कोई, ये मीडियम हो गया, इसमें लाइट डालेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे ये मीडियम बना होता है, जैसे एयर में भी बहुत ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो धूल के कण होते हैं ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो इन छोटे साइज से जो है अगर लाइट टकरा रही है तो उसको कहेंगे स्कैटरिंग। ये कंडीशन क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। तो क्या हुआ कि जैसे आप देखते हैं, ये रिफ्लेक्शन की तो घटना आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि क्या होता है, लाइट आई टकरा के निकल गई। स्कैटरिंग भी आपको ऐसे ही समझना है, स्कैटरिंग में भी यही प्रक्रिया होती है कि जैसे लाइट आई, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे कोई टारगेट है, इसको मान टारगेट है टी, यहाँ से कोई लाइट यहाँ से हम डाल रहे हैं। अगर ये मान लेते हैं बहुत छोटा है, फिर अभी इसको समझाने के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे लाइट आएगी, क्या होगा, कुछ ऐसे टकरा जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, और कुछ सीधे रास्ते से भी निकल सकती है। तो इसको क्या कहेंगे, ये स्कैटरिंग है, और ये रिफ्लेक्शन है। और मेन अंतर अभी आपको नहीं बताया गया, तो देखिए क्या होता है। स्कैटरिंग क्या होती है, देखिए अब फिर सही से आपको समझा रहे हैं। जैसे स्कैटरिंग कोई भी मीडियम हो गया, तो मीडियम जो है उस मीडियम में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इससे मिलके बने होते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल या तो एटम मान लेते हैं, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। यहाँ से कोई अगर रे आती है, कोई भी रेडिएशन आता है, तो होता क्या है कि जब रेडिएशन उस मॉलिक्यूल पे पड़ता है, उस एटम पे पड़ता है, तो क्या होता है कि जो इस पे जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन से मिलके जो एटम बना है, तो वो जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन वो पहले अब्जॉर्ब करते हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में इसको रेडिएट कर देते हैं। ये बात है, जैसे यहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद अब इसको रेडिएट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे इंसिडेंट वेव है, ये जो वेव है, और ये जो स्कैटर्ड वेव है, ये दोनों वेव जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हो सकते हैं। जबकि लाइट में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो भी फ्रिक्वेंसी इधर से निकल जाएगी, उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती थी, इसमें फ्रिक्वेंसी बदल सकती है। तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, अब हमें कोई सपोज करते हैं कि यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, आई नॉट है। तो अब क्या होगा, जब ये स्कैटर्ड हो जाएगी, जब इससे ये इंटरेक्ट करके अब ये चारों तरफ जब फैल जाएगी, तो क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया कि अगर मान लेते हैं इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो अब जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, अब स्कैटर्ड जो इंटेंसिटी होगी, जो आई होगी, वो 1/λ⁴, ये 1/λ⁴ ये इसके प्रोपोर्शनल होती है, मतलब लैम्डा के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटर्ड जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी। तो ये हो गया, और ये जनरल है, केवल इसको आप समझ लीजिए, अब इसका कोई यूज नहीं है, केवल आपको बताने के लिए बताया गया है, कि समझने के लिए कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ से जो निकलेगी, अगर इसकी वेवलेंथ जो लैम्डा है इंसिडेंट वेव का, तो अब क्या होगा, स्कैटर्ड जो इंटेंसिटी होगी लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या होगा, इसका एक उपयोग भी है कि जैसे हम लोग देखते हैं क्या होता है, आसमान हमें कुछ नीला बैगनी टाइप का दिखाई देता है, नीला, तो कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि चूंकि ये आई जो है, मतलब इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी, मतलब स्कैटर्ड की, तो उतना ज्यादा फैलाव भी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो आपका हमने आपको बताया था कि क्या होता है, n = c/v, और v = क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, या तो f इंटू लैम्डा। यहाँ पे देखिए जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
क्योंकि हमने आपको बताया कि जो बैगनी कलर होता है, वायलेट कलर या ब्लू कलर, तो उसका जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, तो उसके लिए जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। ये जितना कम होगा, क्योंकि ये अगर इस लैम्डा को बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी घटती जाएगी, अगर ये जितना कम हो जाएगा लैम्डा और ये इतना बढ़ता जाएगा, तो इसलिए क्या होता है कि हमें जो बाहर से जो जितने भी किरणें आती हैं जो सूर्य से, तो वो क्या होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर पे आती हैं, तो एटमॉस्फेयर पे भी यही घटना होती है। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, अलग अलग साइज के, बहुत कुछ स्मॉल साइज के होते हैं, तो उनसे क्या होता है स्कैटरिंग की घटना होती है। स्कैटरिंग की जब घटना होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्लू कलर या तो वायलेट कलर, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होती है, तो क्या होगा वो उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जितना स्कैटरिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा फैलाव होगा, तो आसमान में कुछ कलर दिखाई देता है। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर उल्टा घटना अगर होती, अगर रेड का ज्यादा होता तो आसमान हमें लाल दिखाई देता है, ये बात है। तो ये हमारे वायुमंडल के कारण होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर आप अर्थ के सरफेस से खड़े होकर देखेंगे तो हमें आसमान नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर अर्थ के बाहर आ जाएंगे तो ऊपर देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल थे उनसे स्कैटरिंग हो गई लाइट की, तो स्कैटरिंग हो गई तो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर कर गया, चारों तरफ फैल गया, उससे तो ये ब्लू दिखाई दे। लेकिन जब बाहर आएंगे तो यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे ऐसी घटना नहीं होगी। तो क्या होता है, ये हमारे अर्थ के लिए है। अगर हम मून से जाके देखेंगे बाहर, तो मून से क्या होगा, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहां क्या होगा कि वहां से जो आसमान देखेंगे स्काई की तरफ, तो वहां पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, कुछ ऐसे कोई कलर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कोई कलर स्कैटरिंग होती ही नहीं है। जब स्कैटरिंग नहीं होगी सब कलर बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे स्कैटरिंग के कारण ये बैगनी या ब्लू कलर जो है चारों तरफ फैल जाता है, तो ये घटना हो गई। ठीक, अब इसको हम साफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट या तो उसको बता सकते हैं। रमन इफेक्ट या तो रमन स्कैटरिंग इसको कहते हैं। जैसे ये स्कैटरिंग आपने सुना, तो ये स्कैटरिंग क्या हुआ कि आपने देखा कि कोई मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उनसे इंटरेक्शन होता है लाइट का, और इंटरेक्शन के पश्चात वो क्या होता है, वो चारों दिशाओं में लाइट फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और उसकी आपको बताया गया कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आई स्कैटरिंग के बाद वही फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व करने के बाद अगर उसको छोड़ेंगे बाहर, तो जरूरी नहीं है कि उसी फ्रिक्वेंसी पे उसको बाहर वो करें। तो रमन स्कैटरिंग क्या होती है, रमन ने, सर सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट थे, भारतीय साइंटिस्ट थे ये, तो इन्होंने क्या देखा, ये जैसे मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई कुछ भी भरा है, कोई मीडियम है, एयर है या तो कोई भी मीडियम इसमें भर देते हैं, तो इसमें अगर हम यहां से लाइट डालें, यहां से अगर लाइट डालते हैं, तो लाइट डालेंगे क्या होगा, देखते हैं आप। जैसे कि कभी अंधेरे में, और कभी अंधेरा हो, कहीं सूर्य का जो लाइट है वो कहीं किसी छेद से वो आता हो, तो आपको उसका पाथ दिखाई देता है, तो वही चीज इन्होंने किया था। तो जैसे यहाँ से लाइट आती है, तो क्या होता है कि लाइट तो आएगी, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट निकल जाएगी, कुछ लाइट तो ऐसे ऐसे निकल जाती है बाहर, लेकिन होता क्या है कि जो पूरी लाइट यहाँ से नहीं निकलती है, क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम है, मीडियम में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे या तो एटम्स होंगे, छोटे छोटे टुकड़े, तो उनसे क्या होगा कि ये भी लाइट जो है, ये भी लाइट, यहाँ से जो लाइट आ रही है ये भी स्कैटरिंग क्रिया करेगी, मतलब यहाँ से भी स्कैटरिंग होगा। तो अगर हम यहाँ से ऐसे जा रही है लाइट, तो हम अगर इधर साइड से कहीं देखते हैं, इस साइड से, तो हमें कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाई देगी कुछ रीजन में, यहाँ भी कुछ रीजन में। तो ये क्यों दिखाई देगी,
लाइट को तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था पूरा सीधे, लेकिन लाइट ऐसे नहीं निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके मीडियम के, इन मॉलिक्यूल्स से जो लाइट यहाँ पे आ रही है वेव, इसका जो है स्कैटरिंग होता है। तो सीवी रमन सर ने क्या देखा था, जो साइंटिस्ट थे और सब वैज्ञानिकों ने देखा तो कहा चलिए ठीक है स्कैटरिंग हो रही है, तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या देखा कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, अगर ये किसी न्यू फ्रिक्वेंसी की कोई लाइट यहाँ से आ रही है, तो इन्होंने देखा कि अगर हम इधर से देखते हैं साइड से, तो जो हमें फ्रिक्वेंसी अब लाइट की प्राप्त होती है वो न्यू प्लस माइनस न्यू 1 और न्यू प्लस माइनस न्यू 2, मतलब कुछ फ्रिक्वेंसी पे डिफरेंस मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये देखा कि लाइट जो है यहाँ से जो लाइट आ रही है वही लाइट मुझे यहाँ से नहीं मिल रही है, वो फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जा रहा है, और फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जा रहा है तो इसी को कहते हैं रमन स्कैटरिंग। यही इफेक्ट जो है उसको रमन स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर उन्होंने दो प्रकार की ये देखा था लाइंस, दो लाइंस उन्हें दिखी थी, अगर ये न्यू प्लस न्यू 1 है, मतलब अगर पॉजिटिव अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है तो इसको स्टोक्स लाइन कहते हैं, स्टोक्स लाइन, और अगर फ्रीक्वेंसी घट जाती है न्यू माइनस न्यू 1 ऐसे करके प्राप्त होते हैं तो इनको एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। ये हो गया स्टोक्स लाइन और एंटी, मतलब अलग अलग लाइंस दिखती हैं यहाँ पे स्कैटरिंग के पश्चात, तो ये हो गया रमन स्कैटरिंग। ठीक, अब चलिए आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल बताते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अ प्रिज्म हुज रिफ्रैक्शन एंगल, जो एंगल ये इस एंगल की बात की गई है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, ये डेल्टा एम अगर मान लेते हैं तो ये दिया है 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो ये निकालना है। तो ये तो सिंपल हो गया, आपको पता है कि n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये है। आपके पास क्या है, a पता है, डेल m पता है, हो गया, इसको रखें, इसमें डायरेक्ट रखते हैं, क्या हो जाएगा साइन ये क्या है 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया, 90 अपॉन 2 55 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री अपॉन साइन ये 30 डिग्री है, तो ए की वैल्यू 60 है, 60 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 30, साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसको साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपका 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, तो 2/√2, 2/√2, या तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे से √2 ये बचेगा, n की वैल्यू क्या आ गई √2, ये मतलब हुआ 1.41 ऐसा करके कुछ आता है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था। चलिए अब फिर शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रिज्म एंगल दिया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म n की वैल्यू दी गई है, देन फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, और दूसरा आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, फिर आर निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर एंगल ऑफ इमर्जन। मतलब देखिए क्या क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है आई, और ये एंगल आर होता है ना, ये एंगल आर निकालना है, ये डेल एम निकालना है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल निकालना है, एक और एंगल है, अभी वो समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है और n की वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या निकालना है डेल्टा, तो वही फार्मूला फिर लगाइए, n इक्वल टू साइन a प्लस, क्योंकि
फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन दे दिया गया है तो ये वाला केस जरूर लगाएंगे, बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हो गया। ठीक, एन की वैल्यू पता है हमें √2, इसको रख दीजिए, और साइन ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ऑन साइन ए की वैल्यू 60 है, 60 बाई 2 30, साइन 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमें, साइन 30 की वैल्यू पता है हमें, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, ये क्या हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 जब इधर चला आएगा ये 1/2 तो √2/2, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे करते हैं हम, ये हो जाएगा √2/2 क्या लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, इसको मिटा दें, ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये 1/√2 हो जाएगा जब इधर आएगा 1/2, तो ये हो गया 1/√2, और ये इधर क्या है साइन 30 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा में कौन से थीटा के लिए इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45 के लिए होती है, तो यहाँ पे साइन 45, यहाँ पे साइन ये दोनों साइड से कंपेयर करा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इधर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा साइन 45 के लिए होता है तो यहाँ डायरेक्ट 45 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, ये साइन है तो थीटा हम चूंकि एंगल से एंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे 45 लिखे हैं, यहाँ पे इसके लिए एंगल लिखना है 30 एंगल डेल्टा एम बाई 2, ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो कितना है बचेगा 15, ये 15 डिग्री इधर बचेगा, इसको 15 लिख दें इक्वल टू डेल्टा एम बाई 2। अब देखिए डेल्टा एम कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया मिनिमम डेविएशन। ठीक, ये तो हमें पता चल गया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ये डेल्टा एम निकल गया, अब पहले हम आर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस के लिए क्या होता है कि यहाँ लगाते हैं ऊपर, क्या होता है मिनिमम डेविएशन के केस के लिए, जो आर होता है वो आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ये होता है ना मिनिमम डेविएशन केस के लिए, आपको बताया गया है, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ए कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 2 मतलब 30 डिग्री, ये आर हो गया। क्योंकि डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा एम क्या होता था, क्या था I1 प्लस I2 माइनस ए, कुछ ऐसे था, यहाँ पे R1 प्लस R2 था, I1 प्लस I2 बराबर I था, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एम और ए को जोड़ेंगे पहले, फिर चूंकि I1 प्लस I2 फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन दोनों जो है I1 और I2 I के बराबर हो जाएंगे, तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट, अब हमारे पास क्या है डेल्टा एम है और ए की वैल्यू पता है हमें, तो डेल्टा एम क्या है 30 डिग्री, ए क्या है 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको मिटा दें नीचे वाला पहले, या तो इधर लिखते हैं, ये वाला तो आप हो गया होगा, सब लोग लिख चुके होंगे इसको, ये थोड़ा तार मेरे पैर में आ जा रहा है, तो चलिए इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। वो क्या है वहां से देखिए, ये वाला पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको क्या होगा 30 प्लस 30 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये दोनों I के बराबर होते हैं तो इसको 2I लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू भी 30 डिग्री आएगा। ठीक, ये हो गया आपका एंगल ऑफ I, आर आई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो आर के ही बराबर होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये रे आई ऐसे निकल गई, ये है नॉर्मल, तो क्या होगा, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है ये है आर, इसको मानते हैं R1, ये है, ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, तो ठीक, ये और ये एंगल, तो इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट को यहां से निकाल देंगे हम। अब R1 ये जो एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंट के ही बराबर होता है, ऐसे इसमें दिख रहा है, ये एंगल R1 और R2 अगर जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, यहाँ पे समझ में आप लोगों को भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, जो जिस एंगल से यहाँ से अंदर जा रहा है, ये नहीं है, ये वाला एंगल है आई, जिस एंगल से यहाँ से जा रहा है उस एंगल से यहाँ से भी निकलेगा, तो जो 60 डिग्री है, I1 की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस डेल एम बाई 2, हमारे पास जो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया। आई की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस डेल एम बाई 2, यहाँ से आपको बताया गया था, यहाँ इधर a था, इधर आया, वो इधर जोड़े नहीं है क्या, एंगल ए की वैल्यू 60 थी ना, यहाँ पे 60 थी, यहाँ पे 30 था, थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको सही कर देते हैं, थोड़ा डाटा लिखने में गलती हो जाता है। यहाँ पे 30 था, ये 30, 60 प्लस 30 90, ये 90/2, ये 45 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री। ठीक, ये 45 डिग्री होगा, तो ये जो इमर्जेंट एंगल है ये इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, तो वो भी एंगल ऑफ इमर्जेंट यहाँ लिख देते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट ये भी 45 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक, ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगवाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि अब इसको मिटाने पहले देखिए, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि अब एक क्वेश्चन आपको थिन प्रिज्म के लिए लगवा रहे हैं। जैसे थिन प्रिज्म के केस में क्या होगा, इसमें दे रहा है कि एंगल एक वैल्यू दी है a इक्वल टू 6 डिग्री, डेल्टा की वैल्यू दिया है 3 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जब हम नॉर्मल केस में लेते हैं तो a की वैल्यू बहुत ज्यादा देता है, 60 डिग्री देगा, 45 डिग्री देगा। अब चूंकि हम थिन प्रिज्म की केस ले ही रहे हैं तो इसमें a बहुत कम होता है, 6 डिग्री बहुत थिन प्रिज्म है। सीधे हमको पता है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, n-1 इंटू a, तो हमें डेल्टा दिया है, a दिया है, यहाँ पे डेल्टा क्या है 3 डिग्री, n-1, a की वैल्यू क्या है 6, क्या हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो 1/2 इक्वल टू n-1, ये इधर चला जाएगा तो n इक्वल टू 3/2। प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो गया। ठीक, अब और क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन जो है पिछले जो प्रिज्म के पहले जो पढ़ाया गया था उससे संबंधित टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन लगवाते हैं। प्रिज्म से तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही सब आपको निकालना पड़ेगा, और एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्पर्सिव पावर से भी आ सकते हैं, तो उसको भी हम लगवा देंगे बाद में।
ठीक, चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये कोई ग्लास का एक स्फीयर है, इसका सेंटर है सी, ठीक, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई एयर का बबल है, यहाँ पे कोई एयर का बबल है, ठीक। यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ ग्लास दिया है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ठीक, ये दिया है। अब इस जो है ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दिया है, n की वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बताया गया है, यहाँ पूछ रहा है अगर इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे मतलब जिस साइड आपका ये बबल है उस साइड से अगर देखने पे हमें इमेज कहाँ बनेगी, और अगर इस साइड से देखेंगे मतलब एक बार इधर से देखेंगे, एक बार यहाँ से देखिए और एक बार यहाँ से देखिए, दोनों साइड में बताइए कि इमेज आपकी कहाँ बनेगी, ठीक। तो हमें पुराना वाला फॉर्मूला जो आपको बताया गया था कि फॉर द स्फेरिकल मिरर के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए बताया गया। जब हम इधर से देखेंगे, ध्यान से देखिए, जब इधर से देखेंगे तो ये वाला कौन सा केस हो गया, ये कॉन्वेक्स वाला केस हो गया, देखिए ऐसे, जब इधर से देखेंगे तो ये कॉनकेव वाला केस हो गया, ठीक। तो हमें पहले देखिए यहाँ से क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ इस सरफेस से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सी है, इसको मान लेते हैं ओ, तो यहाँ से ओ नहीं एम मानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से सी और सी ओ की वैल्यू दी है आपके पास, ये ओ है मीटर है, सी ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा एम। चलिए इसको कोई ऐसा बना देते हैं जैसे कुछ दिखे नहीं, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ओ है आपका, ठीक। तो ओ सी दिया है, यहाँ पे देखिए ओ सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है ये रेडियस एम सी, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 में से हटा देंगे 3, तो एम ओ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ठीक। अब एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आपको रख देना है और जो आएगा उसको लिखना है। अब यहाँ से देखिए हम एक बार रे डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए मान लेते हैं ये सेंटर से मिला के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये थोड़ा ऐसे निकलेगा और यहाँ पे इमेज बनेगी, ये आई है, ऐसा बनेगा क्योंकि ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, ये जो रे है वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ये नॉर्मल है, खींचे हैं नॉर्मल से दूर भागेगी, तो हमें यह इमेज यहाँ पे बनेगी, ये ऐसे भागी तो इसको हम पीछे मुड़ाएंगे तो पीछे ऐसे इसको ले जाएंगे डॉट करके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इमेज। तो
हमें क्या पता है u, जो MO है ये u है, u की वैल्यू पता है हमें, v निकालना है, v हमें पता चल गया कि यहीं बन रहा है। अब इसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। n की वैल्यू हमें पता है, अब सब इसको रख देंगे यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, n क्या है 1.5 और v माइनस 1/u कितना दिया है, ये u है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, इस सरफेस से हम इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है, इमेज भी इधर बन रही है, तो इसमें u की वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि इस सरफेस के इस साइड अगर होता निगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में तब नेगेटिव होता। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखिए इक्वल टू n माइनस 1.5 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इधर ही है रेडियस इसका, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 लिख देते हैं। क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 1.5/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5/4 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा, और 4 और 3 का ये लेंगे एलसीएम 12, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 4, यही आएगा ना, देखिए ध्यान से, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर, 3 बचे 15, एक ये डेसिमल है यहाँ लगाएंगे 1.5, ये हो गया 5.5, यहाँ 1.5 ये है पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे, हम ऊपर लिखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 1.5/v इक्वल टू 5.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर v को निकालना है तो v को इधर, इन सबको इधर ले जाएंगे, 1.5 इंटू 12/5.5 इक्वल टू v। ये एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अगर हम काटे 5 से, ये 5 दिए 15, ये आ जाए, ये आएगा 36/11, 36/11 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 33, फिर 3 बचेगा, 11 तो ऐसे करके कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक, ये हो गया 2 पॉइंट। ठीक, ये हो गया, लेकिन इसमें एक समस्या हो गई है, आपको यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको फिर से रिमाइंड कराना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, जब भी हम यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ से इमेज, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज अंदर बनती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और लाइट इधर जा रही है, मतलब उल्टा केस हो रहा है, रिवर्स केस हो रहा है। तो रिवर्स केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये माइनस, ये चिन्ह जो है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यही हम थोड़ा इसमें करना भूल गए थे, तो इसको हम फिर से अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब चूंकि अगर हम हर एक केस पलट रहे हैं तो ये इसका हर एक केस भी पलट जाएगा। ठीक है, चलिए एक जनरल जैसे हम लोग लिखते थे कि n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ये एक जनरल केस के लिए आपका फॉर्मूला था। तो अब जनरल केस से हम लेके चलेंगे तभी हम सही जगह पे पहुंचेंगे, नहीं तो ये इसीलिए गलती हो जाती है फॉर्मूले से। अगर आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन भी गलत। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा मीडियम होगा वो एयर होगा, तो यहाँ पे जो N2 होगा ये 1 होगा, तो 1/v माइनस N1 ये होगा आपका ग्लास, ये क्या है 1.5 u इक्वल टू N2 क्या है, एयर है, तो 1 माइनस 1.5
R4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। u की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये 1/v माइनस 1.5/3, ये क्या हो जाएगा माइनस 0.5/4। ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, दिस 1/2 1/v इज इक्वल टू माइनस 0.514 प्लस 1/2, ये हो गया 4, ये हो जाएगा माइनस 1.0 प्लस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, और यहाँ पे माइनस 0.5 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1.514, ये 1/v हो गया। अब आंसर आपका आ जाएगा, तो v क्या हो जाएगा 4/1.5, ये डेसिमल हटाएंगे, ये 40 हो जाएगा, तो 5 × 8 5 × 3, तो v इज इक्वल टू 8/3, ये आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 2 और 2 पॉइंट करके कुछ आंसर आ रहा है 2.67, ये आंसर है आपका। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे इसलिए हो गया क्योंकि उसी समय आपको अगर न्यूमेरिकल बताया जाता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो बदल गया था, भूल गया था। तो यहाँ पे देखिए इसको समझा रहे हैं फिर से। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब भी लाइट क्या होता था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम हम लोग भेजते थे। जैसे यहाँ क्या होता था, ये कोई मीडियम था, यहाँ इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से लाइट यहाँ आ जाती थी, इसको पहले लिखते थे N2, फिर N1 को लिखते थे। यहाँ भी यही करेंगे, पहले जिस मीडियम में लाइट जिसमें जा रही है, मतलब कांच से हवा में आ रही है, तो कांच का हवा का पहले N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r, ये हो गया। ठीक, अब हम एक तो इस केस के लिए तो हमें इमेज जो है उसकी पोजीशन 2.67, यहाँ इस पॉइंट से 2.67 मिल गई। अगर हमें पूछा जाए सेंटर से तो ये 4 से 2.67 निगेटिव, उसको घटा देंगे तो उसके लिए पता चल जाएगा। अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है, उसमें क्या कहा गया है कि अगर हम इस साइड से देखेंगे, अब दूसरे साइड से इसको करना है, इसको लिखा रहने देंगे। फॉर द सेकेंड फेज, वो वाला पहला पार्ट था, यहाँ पे दूसरा पार्ट डाल देते हैं फ्रॉम सेकेंड साइड, फ्रॉम सेकेंड साइड, दूसरे साइड से देखने में क्या होगा। इस साइड से अगर देखते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे लाइट आएगी, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ भी क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी लाइट, ऐसे। इसको मिटा दें, पुराना वाला इमेज जो बना है, ये है सेंटर आपका, ये है ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल है, ये ऐसे ले आई, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये इमेज आपका यहाँ बनेगा आई। ठीक, इस केस में ये होगा। तो अब इस केस में भी हमें, अब देखिए
ये वाला सरफेस का हम यूज कर रहे हैं, ये इस सरफेस का यूज कर रहे हैं, इस सरफेस का यूज करेंगे। तो ये क्या है आपका, ये कॉन्वेक्स सरफेस था, ये कॉनकेव सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अगर इधर ये कोई मीडियम है, इससे यहाँ पे आ रहा है, तो इस बार भी उल्टा लगेगा। मतलब मीडियम है आपका कांच, कांच से हवा में आ रहा है। जैसे उसमें क्या था, मीडियम आपका मेन मीडियम था आपका हवा, एयर था, उस एयर से कांच में कोई रे आती थी। और यहाँ पे क्या है आपका मीडियम मेन है कांच, कांच से हवा में आ रही है लाइट। तो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे U क्या होगा, U इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से यहाँ निकालना है, ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। OC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और प्लस 4 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये U इज इक्वल टू -5। अब माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इस सरफेस से ले रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन मान रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाला सरफेस ये है, इस सरफेस से निगेटिव, ये लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, तो इसीलिए इसको निगेटिव लिखे हैं। ठीक, U की वैल्यू ये होगी और R तो हमें पता है, R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R निगेटिव लेंगे क्योंकि उधर -4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फिर से यही वाला फार्मूला लगाना है, N2/V - N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। तो अब फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए क्योंकि फिर इसमें वही केस लेगा, N2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये मीडियम N1 है, ये N2 है, N2 एयर है, तो ये 1 हो गया, 1/V निकालना है हमें, माइनस N1 क्या है 1.5, U कितना है -5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू N2 - N1, तो 1 - 1.5 R - 4 सेंटीमीटर। अब इसी को निकालना है, सॉल्व करना है बस। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 15/5, तो इसका क्या कर देंगे 5 3 15 10 3/10, यही हो जाएगा ना इसका। यहाँ पे करेंगे, हाँ ये 50 हो जाएगा, 5 3 15 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में आएगा पहली बात, तो -0.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.5/4। अब इसको घटा दें, ये इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या इसी को इधर ले आते हैं, 0.5/4 3/10। यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा 20, इसका एलसीएम आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 25 2.5 माइनस 2 3 6 6 में 2.5 घटा दें, कितना हो जाएगा, 6 में 2.5 घटाएंगे तो 5 5 3 -3.5। यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि V इज इक्वल टू -20/3.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 पॉइंट करके कुछ इसका आंसर आ जाएगा, या 5 पॉइंट करके, हाँ ठीक 5 करके आएगा, -5.7। तो V क्या हो जाएगा -5.71 सेंटीमीटर, ये हो गया V। ये दोनों केस के लिए सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा क्रिटिकल क्यों था, इसको थोड़ा सोचने में आप समस्या आ गई थी। जैसे हम आपको जब भी कोई क्वेश्चन आपको जो बताए थे पहले से, जो आपको 2 केस सॉल्व किया गया था, कि ये देखिए कोई स्फेरिकल सरफेस था, कॉनकेव सरफेस के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ एयर था N1, यहाँ मीडियम N2 था। यहाँ पे क्या करते थे, जहाँ से लाइट आ रही है जिस मीडियम में जा रही है, ये केस लेते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, N2/V - N1/U। और इस क्वेश्चन जो लिया गया था उसमें क्या था, इसमें लाइट इधर से इधर जा रही थी, तो इधर से इधर जाएगी तो इसको भी बदला जाएगा, N2/V - N1। मतलब अब जो वहां पे हम क्या मान लिए थे, इसको मान लिए थे N1, इसको मान लिए थे N2। तो ये केस था, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। इसको एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को आप लोग, ये जो लेक्चर है हमारा, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, जो भी कमी है उसको हम दूर करेंगे, और इसको शेयर भी करिए और लोगों को, जो भी इस
वीडियो देखना चाहता है, मतलब ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसके पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।